तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द रिमेनिंग लेक्चर ऑफ पेनक्रेटाइटिस। अभी तक हमने पढ़ा है पेनक्रेटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, उसके कोज, उसके क्लिनिकल फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस, जिसके अंदर कोई भी पेशेंट अगर आपके पास पेनक्रेटाइटिस का आता है तो आपका पहला स्टेप है उसका हिस्ट्री कलेक्ट करो और फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री कलेक्शन में उससे पूछेंगे कि आपको कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है गोल ब्लैडर के स्टोन्स की, या आप अल्कोहल कब से कंज्यूम करते हो, आपको कोई पैराथायरॉयड की डिजीज तो नहीं है, ठीक है, या आपकी फैमिली में किसी और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो। ठीक है, फिर हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इंस्पेक्शन करेंगे, हम चेक करेंगे उसके अंदर पेशेंट के अंदर कूलन साइन तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, अम्बलाइकस के चारों तरफ इकाइमोसिस तो नहीं हो रहा। फिर हम चेक करेंगे फ्लैंक रीजन के अंदर इकाइमोसिस तो नहीं हो रहा, यानी टर्नर साइन। फिर हम चेक करेंगे इंग्वाइनल रीजन के अराउंड अकाइमोसिस तो नहीं हो रहा, यानी फोक्स साइन। ये सारे सिम्टम्स हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम पेशेंट का करेंगे सीबीसी, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे सीबीसी। सीबीसी के अंदर भाई अपना WBC इंक्रीज मिलेगा, व्हाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन होने लग रहा है। फिर हम उसके बाद करेंगे ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। उसके अंदर पेशेंट के अंदर हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों? क्योंकि पेनक्रेटाइटिस की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन डिस्टर्ब हुआ है, जिससे इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है। इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज को लेवल हमेशा हाई ही मिलेगा अपने को, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। ग्लूकोज लेवल अपना हाई मिलेगा पेशेंट के अंदर। उसके अलावा हम फिर सीरम के अंदर सीरम लेवल चेक करेंगे इंजाइम्स का। तो पेशेंट के अंदर जब पेनक्रेटाइटिस है तो वे इंजाइम जीआईटी के अंदर तो रिलीज नहीं हो पा रहे, वे क्या कर रहे हैं, ये इंजाइम अब सीरम के अंदर बढ़ने लग जाते हैं, जिससे जिससे अपने को देखने को मिलता है इंक्रीज सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज। और सीरम अमाइलेज और लाइपेज का बढ़ जाना, इसको कहा जाता है, ये एक मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। ये क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। इसको कीजिए आप हाईलाइट, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट के अंदर एंडोस्कोपी करेंगे, लेकिन एंडोस्कोपी से इतना कुछ नहीं पता लगेगा, इसलिए एंडोस्कोपी का एडवांस वर्जन हम ERCP करेंगे, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है। हम ERCP कर देंगे, ठीक है, ERCP करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं CT कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, हम MRI कर देंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। और CT स्कैन, एक सेकेंड, CT स्कैन इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। CT स्कैन इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर पेनक्रेटाइटिस। इसको करो हाईलाइट, ठीक है। पेनक्रेटाइटिस कंफर्म होती है CT स्कैन से, ठीक है। और उसके बाद CT स्कैन के अलावा हम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर MRI कर सकते हैं, पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन है, जिससे क्या है, पेनक्रियाज अपनी इंजाइम्स को अच्छे से रिलीज नहीं कर पा रहा है, जिससे लिपोलाइटिक इंजाइम भी रिलीज नहीं हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फैट अगर डाइजेस्ट नहीं होएगा तो अनडाइजेस्टेड फैट ही स्टूल के रास्ते बाहर निकलेगा, ठीक है। तो स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? स्टेटोरिया, स्टिटोरिया देखने को अपने को मिलेगा, ठीक है, स्टिटोरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे को देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको करो हाईलाइट। अब देखिए हाइपोकैल्सीमिया पेनक्रेटाइटिस के अंदर किस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता ही है हाइपोकैल्सीमिया। क्यों? देखो, जब भी पेनक्रेटाइटिस होती है, पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो पेनक्रियाज स्वोलन होती है उससे पहले, ठीक है। पेनक्रियाज के अंदर स्वेलिंग होती है, जिससे क्या होता है, वहां पे एक स्ट्रेस लाइक कंडीशन क्रिएट होती है, जिससे पेनक्रियाज के जो एंजाइम है वे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, पेनक्रियाज के आसपास का जो फैट है ना,
वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है उन एंजाइम के एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो जब जो ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी, तो उसके साथ साथ क्या होता है, दूसरी एंजाइम भी एक्टिवेट होकर फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया है, देखिए, ड्यू टू पेनक्रेटाइटिस, इसको लिख लेते हैं। पेनक्रेटाइटिस की वजह से क्या हुआ है, फैट, जो भी फैट है पेनक्रियाज के अराउंड, फैट अराउंड पेनक्रियाज स्टार्ट ब्रेकडाउन ड्यू टू इंजाइम्स। इंजाइम्स की वजह से ये जो फैट है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जब भी फैट ब्रेक डाउन होता है तो फैट जैसे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो फाइनली बनता है हमारे पास फैटी एसिड। ठीक है, तो जो ये फैट था वो टूट के फैटी एसिड बनने लग जाता है। और अब ये फैटी एसिड क्या करेगा, ब्लड के अंदर जितना भी सर्कुलेटिंग कैल्शियम है ना, उस सभी को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये बाइंड होना शुरू होएगा उसको बोलते हैं कि कैल्शियम के सोप बनने लग गए, कैल्शियम का साबुन बनने लग गया। ठीक है, इस कैल्शियम का फैट के साथ डाइजेस्ट होना सपोनिफिकेशन जाना जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सपोनिफिकेशन होने लग गया, यानी पेनक्रेटाइट। मैंने क्या बताया, देखो सुनो, शुरुआत से सुनो। एक पेशेंट है जिसको पेनक्रेटाइटिस है। ठीक है, पेनक्रेटाइटिस है तो भाई उसके अंदर क्या होएगा, पेनक्रियाज के आसपास फैट जो डिपॉजिट होता है, हर ऑर्गन के चारों तरफ फैट होता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज के चारों तरफ भी फैट होता होगा, तो ये फैट क्या है, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है पेनक्रेटाइटिस की वजह से। क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस की वजह से एंजाइम है वे फैट को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फैट टूट टूट के फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फैटी एसिड क्या करता है, पूरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जितना भी, पूरी ब्लड के अंदर, सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर जितना भी फ्री कैल्शियम है ना, उस सारे को अट्रैक्ट करके अपने साथ बाइंड करने लग जाता है। तो जब ये कैल्शियम फैटी एसिड के साथ बाइंड होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है, इस सपोनिफिकेशन के चक्कर में सारा ब्लड का कैल्शियम यहीं पे बाइंड हो जाता है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है बस। ठीक है, जिससे क्या होता है, फैटी एसिड रिलीज होते हैं। फैटी एसिड रिलीज होने से क्या होएगा, फ्री कैल्शियम ऑफ ब्लड बाइंड विद ठीक है, फ्री कैल्शियम ऑफ ब्लड बाइंड्स विद फैटी एसिड। ठीक है, और क्या बनाता है, फोम कैल्शियम सोप, और इस कैल्शियम सोप का फॉर्मेशन बोला जाता है सपोनिफिकेशन। यानी अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि सपोनिफिकेशन क्या होता है, फैटी एसिड का कैल्शियम के साथ बाइंड होना कहा जाता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, ठीक है, और इस सपोनिफिकेशन के साथ साथ ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड का सारा कैल्शियम इस फैटी एसिड से बाइंड हो गया और ब्लड के अंदर कैल्शियम कम रह गया। ठीक है, तो ये था आपका हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। ये तो सारा था डायग्नोस। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, कि हम पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को
कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? तो देखो, जब भी कोई भी पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट अपने पास आता है ना, तो हमने क्या करना है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन होने से रोकना है। जितना ज़्यादा पेनक्रियाज स्टिमुलेट होएगा उतना ज़्यादा डिजीज वर्स होएगी। ठीक है, तो हमारे को पेनक्रियाज को स्टिमुलेट होने से रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को एनपीओ कर दो। जीआईटी के अंदर अगर कुछ जाएगा ही नहीं तो पेनक्रियाटिक जूस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम क्या कर सकते हैं, जितना भी जीआईटी के अंदर कंटेंट है सारा एस्पिरेट करके बाहर निकाल लो। ठीक है, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, आरटी डाल के जितना भी जैसे एचसीएल वगैरह, चलो वो तो निकाल दो। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, जो भी गैस्ट्रिक जूस है जो एसिडिक है, तो कई बार क्या होता है खाली गैस्ट्रिक जूस भी आगे ड्यूोडेनम के अंदर चला जाता है जिससे पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाती है। तो हमने पेशेंट को ऐसे ड्रग्स दो जिससे ये HCl का सिक्रीशन कम हो जाए या ये HCl न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, गैस और आंटासिड। ये ड्रग्स दे दो ताकि HCl का प्रोडक्शन ही कम हो जाए या ये न्यूट्रलाइज हो जाए, जिससे पेनक्रियाज और स्टिमुलेट ना होए। अब पेशेंट को फीड तो देनी है, खाना तो देना है, पेशेंट को न्यूट्रिशन तो देना है, जीआईटी से तो दे नहीं सकते, तो हम उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। प्लस में पेशेंट को कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम का इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। तीसरा, पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा तो हमें रेगुलरली ग्लूकोज के लेवल को भी मॉनिटर करना है। ठीक है, पेशेंट के अंदर हम जब सपोज करो पेशेंट अब आईसीयू से बाहर आ चुका है, नॉर्मल सी कंडीशन हो चुकी है, तो हमने पेशेंट को टैबलेट्स प्रोवाइड करनी है पेनक्रियाटिक इंजाइम्स की। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक इंजाइम बन नहीं पा रहे हैं या रिलीज नहीं हो पा रहे हैं पेनक्रियाटाइटिस की वजह से, वो हम उसको ओरली देंगे। ठीक है, पेन के लिए पेन किलर, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, एंटीस्पाज्मोटिक वगैरह वगैरह ड्रग्स हम दे देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ रख दो। ठीक है, नील पर ओरल। क्यों? टू प्रिवेंट pancreatic stimulation। टू प्रिवेंट पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, और एनपीओ करके साथ ही साथ आईवी फ्लूइड भी स्टार्ट कर दो पेशेंट के अंदर। ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करके पुट आरटी ऑन कंटिन्यूअस एस्पिरेशन, ताकि कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यूोडेनम के अंदर ना जा पाए। अगर ड्यूोडेनम के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट जाएगा तो पेनक्रियाज का स्टिमुलेशन होना पक्का है। ठीक है, तो पुट आरटी ऑन कंटिन्यूअस एस्पिरेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस एस्पिरेशन पे डाल दे। ठीक है, क्यों डालेंगे, उससे क्या होएगा, टू प्रिवेंट पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को पेन होएगा पक्का, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, ठीक है, नहीं पहले न्यूट्रिशन कर लेते हैं। पेशेंट को देंगे हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे तू अवॉइड कर, अब अवॉइड कर ऐसे कंटेंट जिससे तू अवॉइड कर ऐसी चीज जिससे पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन मिल रहा है, जैसे अल्कोहल, ठीक है, हाई फैटी डाइट वगैरह वगैरह। फिर बात करेंगे इस पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे, इस पेशेंट को रखेंगे सेमी फाउलर पोजीशन में। ठीक है, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखेंगे हम। ठीक है, सेमी फाउलर पेशेंट को पोजीशन दे दी हमने। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, फिर हम कर सकते हैं फार्मा मैनेजमेंट। ये था नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके बाद हम इस पेशेंट का करेंगे फार्मा मैनेजमेंट। फार्मा मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट अपने पास होगा, ठीक है, अपने पास पेशेंट होएगा तो पेशेंट को पेन होगा, तो पेन के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक। ठीक है, पेन के लिए पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक। अब देखिए, एनाल्जेसिक के साथ थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात है,
एनाल्जेसिक ज़्यादातर दो ही एनाल्जेसिक हम प्रोवाइड करते हैं, या तो पेशेंट को फेंटानिल इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने सुना होगा फेंटानिल, ठीक है, या तो पेशेंट को फेंटानिल इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे या हम हाइड्रोमोर्फिन स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोमोर्फिन। कैन गिवन, ठीक है, दो ही एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। कौन से नहीं देंगे, अब देखो, सबसे पहली बात तो आपने नाम सुना होगा मेपेरिडिन। जो मेपेरिडिन है ना, इसको अवॉइड करेंगे। देखो ये अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है मेपेरिडिन, बस अपने को अवॉइड करना है। क्यों? ठीक है, हमारे को मेपेरिडिन को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड? ड्यू टू इसकी शॉर्ट लाइफ, ड्यू टू इट्स शॉर्ट लाइफ। सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, एंड न्यूरो साइड इफेक्ट, इसके न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मेपेरिडिन के न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, मेपेरिडिन के, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या चीज अवॉइड करनी है? मोर्फिन। एक तो मेपेरिडिन है वो अवॉइड करनी है, लेकिन मोर्फिन क्या है? ये है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मोर्फिन पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये स्पिंटर ऑफ ओडीआई का स्पाजम करती है, बिकॉज इट कोज स्पाजम ऑफ स्पिंटर ऑफ ओडीआई। अब स्पिंटर ऑफ ओडीआई का स्पाजम होएगा, ठीक है, स्पिंटर ऑफ ओडीआई का स्पाजम होएगा, ठीक है, तो क्या होएगा? क्या दिक्कत है? देखिए, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से आ गई भाई कॉमन बाइल डक्ट, ये कनेक्ट होगी, यहाँ पे क्या है? स्पिंटर है, स्पिंटर ऑफ ओडीआई। अब पेशेंट के अंदर पेनक्रियाटाइटिस हुई क्यों है? कि भाई पेनक्रियाटिक रिलीज नहीं कर पा रहा, यहाँ से जूस निकल नहीं पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, और अगर ये स्पाजम हो गया तो ये और क्लोज हो गया, उससे क्या है? बैक फ्लो और ज्यादा स्टार्ट होएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस हुई है, वही चीज हम फिर से क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये स्पाजम हो जाएगा, तो उससे पेनक्रियाटिक जूस बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे पेशेंट के अंदर पेनक्रियाटाइटिस और वर्स होएगी। इसलिए हम ये दो चीज अवॉइड करते हैं, केवल क्या देते हैं? फेंटानिल और हाइड्रोमोर्फिन देते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या चीज देते हैं पेशेंट को? हम पेशेंट को हम एंटासिड देंगे, पेशेंट को हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देंगे। ये दोनों चीज क्यों देंगे? ठीक है, और साथ में एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया, एंटासिड हो गया, एक एंटासिड और H2 ब्लॉकर्स। इन तीनों को देने का एक ही कारण है, ये क्या करेंगे? HCl को डिक्रीज करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, डिक्रीज HCl एंड न्यूट्रलाइज, जिससे क्या होएगा? न्यूट्रलाइज होने से या HCl का लेवल डिक्रीज होने से क्या होएगा? इससे क्या होएगा? पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज होएगी, डिक्रीज पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन होएगी डिक्रीज, ठीक है, ये होएगा एंटासिड, पीपीआई और H2 ब्लॉकर की वजह से, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम और क्या ड्रग दे सकते हैं? हम पेशेंट को दे सकते हैं इंसुलिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को है हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों देंगे? फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। और पेशेंट को क्या दे सकते हैं?
इंजेक्शन दे सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ज़्यादातर कैल्शियम ग्लूकोनेट ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। और हम पेशेंट को दे सकते हैं एडमिनिस्टर, जब पेशेंट ठीक हो जाए, एडमिनिस्टर, ठीक हो जाएगा मतलब ये नहीं कंप्लीट ठीक हो जाए, ठीक है, बस हाँ खाने पीने लग जाए, ठीक है, तो एडमिनिस्टर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, टैबलेट की फॉर्म में, इन टैबलेट फॉर्म। ठीक है, टैबलेट फॉर्म के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम देंगे ताकि प्रोटीन का, लिपिड का डाइजेशन हो सके। ठीक है, जिससे अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पैनक्रियाटिक एंजाइम पेशेंट को दे रहे हैं वो अफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हमें कैसे पता लगेगा कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम हम पेशेंट के अंदर दे रहे हैं वो अफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, जब भी किसी भी पेशेंट को हम पैनक्रियाटिक एंजाइम देते हैं ना तो हमेशा उसका वेट बढ़ेगा। अगर वेट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम अपना काम नहीं कर पा रही है, वेट बढ़ रहा है तो पैनक्रियाटिक एंजाइम अफेक्टिव है। ठीक है, इफ, ठीक है, छोड़ो, पेशेंट वेट शुड इंक्रीज, ठीक है, पैनक्रियाटिक, इफ weight is increased, that means enzymes are effective। ठीक है, आर अफेक्टिव है बस। ठीक है, और अब ये चीज पूछते हैं कि पैनक्रियाटिक एंजाइम को कैसे, एम्प्टी स्टमक लेना है, आफ्टर मील लेना है या विद मील लेना है, तो टेकन विद मील, हमेशा खाने के साथ पेशेंट के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट करने योग्य है। एक तो एनाल्जेसिक्स, और इनके बारे में भी पढ़ लेना, पैनक्रियाटिक एंजाइम के बारे में भी पढ़ लेना, वेट शुड इंक्रीज, ठीक है, और टेकन विद मील। ये था आपका फार्मा मैनेजमेंट जो हो गया आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे 2 सर्जरी प्रेफर की जाती है। सबसे पहली सर्जरी है पैनक्रियाटोजेजुनोस्टोमी। पैनक्रियाटोजेजुनोस्टोमी, ठीक है, पैनक्रियाटोजेजुनोस्टोमी। अगर किसी केस की वजह से, जैसे सपोज करो रिकरेंट गोल ब्लैडर के स्टोन आके अटक रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट के अंदर या पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पैनक्रियाज को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे जेजुनम में। ठीक है, ताकि बार बार ये ऑब्स्ट्रक्शन का चक्कर ही खत्म हो जाए। ठीक है, व्हेन, इसके अंदर लिखेंगे व्हेन पैनक्रियाज कांट ड्रेन प्रॉपरली, पैनक्रियाज प्रॉपरली ड्रेन नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे सबसे मेन रीजन तो ये होता है रिकरेंट गॉल ब्लैडर के स्टोन फॉर्म होने लग रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन, या सपोज करो कोई ट्यूमर है उसकी वजह से। ठीक है, व्हेन पैनक्रियाज कांट ड्रेन प्रॉपरली, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस के अंदर
पेनक्रियाज को क्या कर देंगे, एनास्टमोसिस कर देंगे। पेनक्रियाज को एनास्टमोसिस कर देंगे जेजुनम के साथ। ठीक है, पेनक्रियाज को जेजुनम से चिपका देंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट को जेजुनम में चिपका देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड सर्जरी एक काफी बड़ी सर्जरी है, क्रिटिकल सर्जरी है, 8-10 घंटे लगते हैं सर्जरी में, जिसका नाम है विप्पल्स प्रोसीजर। ठीक है, विप्पल्स प्रोसीजर। देखिए ये विप्पल्स प्रोसीजर क्या है। एक डायग्राम बनाता हूं। ये है भाई स्टमक, ठीक है, ये है ड्योडिनम। ठीक है, यहां पे होएगा आपका पेनक्रियाज। लो जी, ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट कनेक्ट होगी ऊपर से, यहाँ पे होगा गोल ब्लैडर। ठीक है, ये है गोल ब्लैडर। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई, गोल ब्लैडर हो गया। उसके बाद ठीक है, गोल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे होता है लीवर, आपका लीवर। इसको अच्छे से बनाओ यार। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये पेनक्रियाज से हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ऊपर से आ गया ये, और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। लो भाई, ये कनेक्ट हो गया, और ये यहाँ से इधर कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये इधर कनेक्ट होएगा एक ऑर्गन से जिसका नाम है गोल ब्लैडर। ये क्या है, गोल ब्लैडर। ये है पेनक्रियाज, ये है स्टमक, ये है ड्योडिनम, ये है लीवर, ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये बीच में बच गई आपकी ग्रीन वाली, ये येलो वाली बच गई आपकी कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये सारी है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यह कॉमन बाइल डक्ट। तो हमने क्या करना है विप्पल्स प्रोसीजर के अंदर, हमने क्या करना है, एक सर्कल लेना है। ठीक है, हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है जिसके अंदर देखिए ये, सॉरी सर्कल थोड़ा आगे पीछे हो गया, सर्कल अच्छे से नहीं बना, अब दोबारा से बनाते हैं। हमने क्या करना है, ये सर्कल के अंदर जितनी भी चीज़ें आ गई ना, इस सर्कल के अंदर वो हर चीज़ को निकाल के आपस में चिपका देना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ गई, पेनक्रियाज का हेड आ गया, स्टमक का कुछ पार्ट आ गया, गोल ब्लैडर आ गया, कॉमन बाइल डक्ट आ गया, और ड्योडिनम आ गया। सभी को काट के आपस में जो भी चीज़ बच गया ना, सबको आपस में चिपका देने हैं। ये है आपका विप्पल्स प्रोसीजर। डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये है विप्पल्स प्रोसीजर। देखिए, ये बिफोर सर्जरी है, ऊपर वाला बिफोर सर्जरी, नीचे वाला आफ्टर सर्जरी। हमने क्या करा है, ऊपर वाली सर्जरी के अंदर स्टमक का कुछ पार्ट,
ड्यूोडेनम, पेनक्रियाज का हेड, कॉमन बाइल डक्ट, गोल ब्लैडर, सब कुछ काट के आपस में स्टमक को जेजुनम से चिपका दिया, पेनक्रियाज को भी जेजुनम से चिपका दिया है, बाइल डक्ट को भी जेजुनम से चिपका दिया है, बस ठीक है। विपल्स प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें रिमूव करी जाती है। इसके अंदर क्या क्या रिमूव करी जाती है? सबसे पहले तो हेड ऑफ पेनक्रियाज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। प्लस में यहां पे रिमूव कर दिया जाता है ड्यूोडेनम को, प्लस में यहां पे रिमूव कर दिया जाता है स्टमक का कुछ पार्ट, ठीक है। प्लस में यहां पे रिमूव कर दिया जाता है गोल ब्लैडर को, प्लस में यहां पे रिमूव कर दिया जाता है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट को, बस। और रिमेनिंग पार्ट को आपस में एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, बस। ये था आपका विपल्स प्रोसीजर, इसको हाईलाइट करो, ठीक है। ये सारी चीजें विपल्स प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की, पेनक्रेटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनक्रेटाइटिस, देखिए कॉम्प्लिकेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेनक्रेटाइटिस पेशेंट के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन ARDS। अब आप पूछोगे ये ARDS कहाँ से आ गया, ठीक है। देखो, जब भी पेनक्रेटाइटिस होते हैं ना, तो बहुत लार्ज अमाउंट में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और साइटोकाइंस क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी फेलियर करा देते हैं पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से ARDS लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे बिकॉज सीवियर पेनक्रेटाइटिस ठीक है, बिकॉज इन सीवियर पेनक्रेटाइटिस, ठीक है, इन सीवियर पेनक्रेटाइटिस देयर इज रिलीज ऑफ large amount of cytokines and inflammatory mediators which, ठीक है, लार्ज अमाउंट के अंदर साइटोकाइंस और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं विच कोज रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर या ARDS, ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लिकेशन का, जो हमें पेनक्रेटाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मैंने बता दिया, जब भी फैट नेक्रोसिस होता है ना, फैट डिग्रेड होता है, तो वो फैट क्या करता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और सर्कुलेटिंग कैल्शियम को अपने पास अट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तीसरा प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन, देखिए मेनली ये लेफ्ट साइड के अंदर होता है, क्योंकि पेनक्रियाज भी लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होता है मेनली इन लेफ्ट साइड, क्योंकि पेनक्रियाज की लोकेशन लेफ्ट साइड ही होती है।
तो इसलिए प्लूरल इफ्यूजन भी लेफ्ट साइड ही होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन की वजह से ना जो पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड है ना वो लीक होना शुरू हो जाता है और वो प्लूरल कैविटी के अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू pancreatic inflammation, due to pancreatic inflammation ठीक है, एंड लीकेज ऑफ पेनक्रियाटिक फ्लूइड। पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन से और फ्लूइड के लीकेज होने से दोनों चीज़ें मिलके क्या करती है, प्लूरल इफ्यूजन कर देती है। ठीक है, ये था आपका प्लूरल इफ्यूजन। ओके, चौथा और लास्ट कॉम्प्लिकेशन है सूडोसिस्ट फॉर्मेशन। सूडोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है इसके अंदर, फ्लूइड कलेक्शन। क्यों फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है? फ्लूइड भी कौन सा, डेट इज रिच इन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, डेट इज रिच इन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ब्लड और नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, आपने बस इनका नाम थोड़ा सा देख लेना। ठीक है भाई, 4 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। सबसे मेन है आपका ARDS और हाइपोकैल्सीमिया। बस ये कॉम्प्लिकेशन आपको पेनक्रेटाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है आपके कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनक्रेटाइटिस, और पेनक्रेटाइटिस टॉपिक हो गया आपका खत्म। थैंक यू।